राघव की बेचैनी साफ झलक रही थी जब उसने अनुपमा से कहा, आप प्रेम के लिए लड़ी, काश कोई मेरे लिए भी लड़ता, मुझे बेगुनाह साबित करता। अनुपमा ने उसकी तरफ देखा और गंभीर लहजे में बोली, अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं था तो तुम्हें खुद के लिए लड़ना चाहिए था, तुमने तो वकील तक नहीं किया। राघव ने निराशा में सिर झटकते हुए कहा, क्या फायदा अनुपमा जी, ये वकील लोग अमीरों की सुनते हैं, अगर करता भी तो हार ही जाता। जो थोड़ी बहुत इज्जत बची थी वो भी चली जाती। अनुपमा की आवाज सख्त हो गई, तब नहीं लड़े, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो लड़ सकते हो ना। अब अपने सम्मान के लिए लड़ो ताकि लोग तुम्हें खूनी न कहें, कम से कम अपने आप से तो आंख मिला सको। राघव ने टूटे मन से कहा, वो लोग बहुत ताकतवर हैं, बहुत पैसे वाले, पहले नहीं टिक पाया, अब कैसे टिकूंगा। अनुपमा का स्वर नरम पड़ते हुए दृढ़ता से बोला, तुम अकेले नहीं हो राघव जी, अब तुम्हारा साथ मैं दूंगी। दृश्य बदलता है और हम पाखी को देखते हैं जो ईशानी को ढूंढ रही होती है। उसे ईशानी एक लड़के के साथ मिलती है और उसका खून खौल उठता है। पाखी उस लड़के को बिना सोचे समझे थप्पड़ जड़ देती है और चिल्लाती है, तू लफंगा है, तू बता कितना कमाता है। लड़का संयम से जवाब देता है, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ। पाखी उसकी बात काटते हुए बोलती है, ईशानी के लिए मैं राजा देख रही थी और तू इसके पीछे पड़ा है। ईशानी रोकने की कोशिश करती है, मम्मी बस करो, मगर पाखी कहाँ रुकने वाली थी। कोठारी परिवार का नाम सुना है ना, वहीं इसका रिश्ता तय हुआ है। अगली बार इसको मिलने की कोशिश की तो टांगे तोड़ दूंगी। ईशानी को जबरन लेकर वहां से चली जाती है। ईशानी धीरे से कहती है, मम्मा मुझे वो लड़का पसंद है। पाखी तिलमिलाकर जवाब देती है, तेरी शादी सिर्फ राजा से होगी, आज के बाद तू किसी भी दोस्त से नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ ख्याति अपनी परेशानियों में उलझी होती है। उसे बार बार प्रेम की बातें याद आती हैं। तभी राही उसके पास आती है। ख्याति राही से पूछती है, मेरा बेटा प्रेम ठीक तो है ना। राही झिझकते हुए कहती है, ठीक तो नहीं है लेकिन शांत है। राही को भी मोहित की बातें याद आने लगती हैं। ख्याति बोलती है, मुझे पहले से ही मोहित पर शक था, काश पहले ही ध्यान देती, अब मैं मोहित को नहीं छोड़ूंगी। राही कहती है, माँ मोहित ने पुलिस स्टेशन में कुछ कहा था, मुझे आपसे वही पूछना था। तभी मोतीबा आ जाती है और राही को साथ ले जाती है। उधर शाह हाउस में भी माहौल तनावपूर्ण है। अनुपमा पाखी को समझाने की कोशिश करती है, ईशानी अपना भला बुरा खुद सोच सकती है। ईशानी साहस जुटाकर बोलती है, मुझे राजा बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे मेरा दोस्त बहुत पसंद है। पाखी फिर चिल्लाती है, तेरी शादी सिर्फ राजा से होगी, कोठारी परिवार में जाकर तू डायमंड से खेलेगी। परी बीच में बोलती है, अगर ईशानी को राजा पसंद नहीं तो क्यों उसकी जबरन शादी करवा रहे हो। पाखी भड़क जाती है, परी तू चुप रह, तू नहीं चाहती कि ईशु की शादी राजा से हो क्योंकि तुझे भी उस पर नजर है। किंजल गुस्से में कहती है, पाखी बस कर, मेरी बेटी कोई गोल्ड डिगर नहीं है। पाखी ताना मारते हुए बोलती है, वो मेरी बेटी है, मैं जानती हूँ उसके लिए क्या अच्छा है, मैं जहाँ कहूंगी वहीं उसकी शादी होगी। अनुपमा तीखे स्वर में कहती है, ये तेरी बेटी थोड़ी है, तूने इसे बकरी बना दिया है, जहाँ चाहे बांध दिया, इसे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने दे। पाखी फिर ताना मारती है, मम्मी आपको डर है कि ईशानी उस घर में चली जाएगी जहाँ आपकी बेटी है, कहीं उसे भी वही ऐशो आराम न मिल जाए। अनुपमा का गुस्सा फूट पड़ता है, मेरा मन कर रहा है कि तुझे थप्पड़ लगाऊं, लेकिन सोचती हूँ कि अब तक कई थप्पड़ खाकर भी तू नहीं सुधरी, अब क्या सुधरेगी। ईशानी हिम्मत करके कहती है, अगर आपने मेरी शादी राजा से करवाने की कोशिश की तो मैं घर छोड़ दूंगी। पाखी तीखे स्वर में कहती है, हाँ चली जा, मैं भी गई थी लेकिन 2 दिन में लौट आई। मैंने एक लूजर से शादी की थी, किंजल भाभी ने भी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तू वही गलती करे, इसलिए तेरी शादी राजा से ही होगी। अनुपमा कहती है, कमी राजा में नहीं तुझ में है।
पाखी गरजती है, अब मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। दूसरी ओर कोठारी हाउस में पराग ख्याति से कहता है कि उसने वकील से बात कर ली है और मोहित के खिलाफ केस फाइल किया जाएगा। ख्याति अब भी सोच में डूबी है। कल राही मुझसे कुछ कहना चाह रही थी लेकिन बात नहीं हो पाई। पराग के फोन पर ख्याति के भाई का कॉल आता है। वह कहता है, ख्याति शायद तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने पराग को कॉल किया। मैं अहमदाबाद आ रहा हूँ। आर्यन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ख्याति चौंकती है। भाई बताता है, आर्यन को प्रेम ने गिरफ्तार करवाया है और तुम जानती हो मोहित ही आर्यन है। ख्याति की हालत बुरी हो जाती है यह सुनकर। मोतीबा उसे देखती है और पूछती है, क्या हुआ ख्याति? वह कहती है, मेरा भाई मुझसे मिलना चाहता है, मैं अभी मिलकर आती हूँ। इसी बीच राही प्रेम के पास जाती है और कहती है, हमें अभी चलना है। प्रेम जवाब देता है, लेकिन कहाँ? जब तक नहीं बताओगी मैं नहीं चलूंगा। वहीं ख्याति अपने भाई से मिलती है और कहती है, अब जो होना था हो गया, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। अब तू देख, कहानी ने मोड़ ले लिया है। दिल, दर्द और फैसलों की जंग सिर्फ शुरू हुई है। ख्याति का चेहरा भावनाओं के तूफान से भरा था जब उसने अपने भाई से तीखे लहजे में पूछा, जब आर्यन यहाँ था तब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं सालों से तुम्हारे पास पैसे भिजवा रही हूँ। उसके भाई की आवाज में शिकायत झलकती है। सिर्फ पैसों से कुछ नहीं होता ख्याति। एक समय ऐसा भी आता है जब एक बच्चे को अपनी माँ की जरूरत होती है। ख्याति की आंखों में पछतावे का दर्द साफ झलक रहा था, पर उससे पहले उसका भाई बोल पड़ा, मुझे नहीं पता कि उसे ये कैसे पता चला कि उसके असली माँ बाप कौन हैं। तभी पर्दे के पीछे से प्रेम और राही की झलक मिलती है जो सारी बातचीत चुपचाप सुन रहे होते हैं। ख्याति को जैसे सदमा लग जाता है। वह बुदबुदाती है, मेरा बेटा आर्यन मेरे सामने था लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पाई, और वो जानता था कि मैं ही उसकी माँ हूँ। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। ख्याति का भाई उसकी ओर देखता है और कहता है, उसके असली माँ बाप होते हुए भी वह अनाथों की तरह रहा। वो भी तुम्हारा बेटा है ख्याति, वो भी कोठारी परिवार का हिस्सा है। लेकिन ख्याति दृढ़ स्वर में बोलती है, नहीं भैया, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, प्रेम। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उस क्षण प्रेम और राही की आंखें भर आती हैं। उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि ये सच उनके सामने इस तरह फटेगा। मोहित की कही बातें ख्याति के दिल में फिर से गूंजने लगती हैं। तुम्हारा बेटा मेरे सामने था और तुमने पहचानना तक जरूरी नहीं समझा। ख्याति का भाई सख्ती से कहता है, तुम अपने सौतेले बेटे से ज्यादा प्यार करती हो। अपने सगे बेटे को छोड़ दिया बस इसलिए कि तुम्हें डर था प्रेम तुम्हें अपनी सौतेली माँ मान लेगा। ख्याति की आंखें भर आईं। वह बोली, गायत्री जी के जाने के बाद प्रेम और प्रार्थना को मेरी जरूरत थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो कभी मुझे सौतेली माँ समझें, इसीलिए मैंने आर्यन को दिल पर पत्थर रखकर खुद से दूर कर दिया। मुझे मालूम था कि अगर मैंने दोनों को एक साथ रखा तो प्रेम मुझे छोड़ देगा। मुझे चुनना था और मैंने प्रेम को चुना। उसकी आवाज कांप रही थी। तो तूने प्रेम के लिए इतना सब सोच लिया, लेकिन आर्यन के लिए कुछ भी नहीं? भाई ने फिर सवाल किया। तूने ये कभी नहीं सोचा कि उसे कैसा लगता होगा कि उसकी माँ ने उसे त्याग दिया किसी और के लिए? ख्याति की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बोली, मैं ही अभागी माँ हूँ। मेरे दोनों बच्चे मुझसे नफरत करते हैं। उसकी सिसकियों के बीच वह कहती है, आर्यन से गलती मैंने की थी तो बदला भी मुझसे लेता। प्रेम और राही से क्यों? उसका भाई जवाब देता है, क्योंकि तुम उससे अलग हुई थी और वो भी सिर्फ प्रेम के लिए। वहीं प्रेम दीवार के पीछे यह सब सुन रहा होता है। उसकी आंखें छलक उठती हैं। वह वहां से चुपचाप चला जाता है। राही पीछे पीछे उसके पीछे जाती है। प्रेम अपनी कार में बैठ जाता है। उसकी आंखें नम होती हैं। राही, कहीं ये सपना तो नहीं? वह टूटे स्वर में पूछता है। राही उसके पास बैठकर बोलती है, नहीं प्रेम, ये सच है। प्रेम की आंखों में आंसू थे। एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है? उन्होंने जो किया वो बहुत गलत था। दूसरी तरफ ख्याति अपने भाई से कहती है, मैं आर्यन को कभी माफ नहीं करूंगी।
उसने जो किया उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए, लेकिन उसका भाई मना करता है, तू जो चाहे न कर, लेकिन अभी उसका मामा जिंदा है, मैं उसे जेल से छुड़वाऊंगा। ख्याति रोते हुए बोलती है, मुझे पता है, मैं खुदगर्ज बन रही हूँ। इसी दौरान दृश्य बदलता है और पराग को पुलिस इंस्पेक्टर से बात करते देखा जाता है। पराग बोलता है, इंस्पेक्टर साहब, ऐसा केस बनाइए कि वह लड़का कभी जेल से बाहर ना आ पाए। उसे समझ में आ जाए कि पराग कोठारी से पंगा लेना कितना महंगा पड़ता है। घर लौटते हुए प्रेम और राही अंदर आते हैं। ख्याति भी घर में आ चुकी होती है। ख्याति को देखते ही प्रेम चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। राही उसके पीछे नहीं जाती, बल्कि पहले ख्याति के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। फिर राही प्रेम के पास जाती है, जो कमरे में अकेला बैठा होता है। प्रेम गुस्से में बोलता है, राही, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। राही शांत स्वर में जवाब देती है, लेकिन बात तो करनी ही होगी, जितना जल्दी हो सके। प्रेम धीरे धीरे बोलता है, तुम जानती हो मैं कितना गिल्टी फील कर रहा हूँ, लेकिन जो फील कर रहा हूँ वो तुम्हें बताना चाहता हूँ। प्रेम की आवाज में टूटी भावनाएं झलकती हैं। उनको इतनी महान बनने की क्या जरूरत थी? शायद उन्हें डर था कि जब मेरे पिता को उनके बेटे के बारे में पता चलेगा तो वो उन्हें छोड़ देंगे। राही चौंक जाती है, प्रेम, ये तुम क्या कह रहे हो? लेकिन प्रेम बोलता है, तुमने ही कहा था कि मैं जो फील कर रहा हूँ वो बताऊं। मुझे लगता है कि उन्हें बस एक पति चाहिए था और हमारी जिम्मेदारी मोतीबा और मीता काकी ने निभाई। उनका अपना बेटा था, उसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने भाई को दे दी। प्रेम की आंखों में फिर आंसू भर आते हैं। वह कहता है, मुझे पता है मोहित ने गलत किया, लेकिन उसकी गलती की जड़ उसकी माँ है। सही गलत की पहचान माँ ही सिखाती है, और उसके पास माँ ही नहीं थी। वो कैसे समझता सही गलत का फर्क? राही उसे चुपचाप सुन रही होती है, उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और उस क्षण एक टूटे हुए परिवार की सच्चाइयों का बोझ उनके दिलों पर साफ दिखता है। इसी गहराई और दर्द के साथ आज का यह भाग समाप्त होता है, जहां रिश्तों की उलझन, प्रेम की सच्चाई और एक माँ के फैसलों की कीमत सामने आती है और कहानी एक और भावनात्मक मोड़ पर आकर ठहर जाती है।